नमस्कार दोस्तों। इस समय दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों में एक चर्चा चल रही है कि जो वैश्विक मंदी की आहट है, जो उसकी वैश्विक मंदी का जो जिस तरीके से आती है उसकी शुरुआत दिखाई देना शुरू हो गई। साथियों, हम आज थोड़ा सा आपसे जो वैश्विक मंदी आएगी हम थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं और उसको थोड़ी सी व्याख्या करते हैं कि अगर वैश्विक मंदी आ रही है या डॉलर के सापेक्ष जो रुपया लगातार गिर रहा है तो उसका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और एक आम भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, 2014 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह, और उसके बाद 2014 में मई में आते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो हम थोड़ा सा इस 14 से इसलिए मैंने ले लिया कि चूँकि 14 में सत्ता का परिवर्तन हुआ था, वो सत्ता अभी भी बरकरार है। तो साथियों, 2014 में जो औसत डॉलर की जो कीमत थी वो 63 रुपये में $1 मिला करती थी। मतलब 63 रुपये जब हम खर्च करते थे तो $1 पाते थे, और उस साल का जो कच्चे तेल का जो कीमत थी एक बैरल जो है वो $93 मिलती थी। तो अर्थात हमारा बस इतना कहना है कि मोटा मोटी लगभग 5,859 रुपये में $1 हम खरीदते थे। 2019 में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि डॉलर के सापेक्ष जो रुपये का भाव है वो बहुत तेज़ी से गिरता है और लगभग 70 रुपये पहुँच जाता है, यानी कि 70 रुपये में हमको $1 मिलती है। लेकिन उस साल की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस दौरान 2019 के आगे पीछे दोनों तरफ कच्चे तेल का भाव जो है वैश्विक बाज़ार में बहुत कम रहा और औसतन $57 में एक बैरल मिल रहा था। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि लगभग हम 4,000 रुपये खर्च करते थे तो एक बैरल तेल पाते थे। तो कहीं न कहीं 2014 की तुलना में 2019 में सरकार कम खर्च में ही ज़्यादा तेल पा रही थी। लेकिन हम आज के समय में आज की तारीख में तुलना करते हैं 2022 में आज के दिन, आज जो है $1 की कीमत 79 रुपये 84 पैसे पहुँच गई। मतलब आप समझ लीजिए कि 80 रुपये में 80 रुपये हम खर्च करेंगे तो $1 पाएंगे। और एक तो डॉलर के सापेक्ष रुपया गिर रहा है, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत है वो भी लगातार बढ़ रही है। औसतन 115-16 डॉलर में एक बैरल तेल मिल रहा था, जो कि इस समय घटा हुआ है। तो इसको मान लिया जाए 101 रुपये, अगर इस पूरे साल का औसत मान लिया जाए तो 2022 में लगभग 8,000 रुपये सरकार खर्च करेगी तो एक बैरल तेल पाएगी। तो आप देखिए 2014 में जहाँ 6,000 रुपये था, 2019 में घट के 4,000 हुआ, 2022 में 8,000 हो रहा है। अगर यही अब साथियों ये चीज़ अगर सरकार के ऊपर, क्योंकि कच्चा तेल जो आता है वो उसका जो कारोबार होता है डॉलर में होता है, और डॉलर में ख़रीदने के लिए हम अपने रुपए को पहले हम अपने रुपए से पहले डॉलर को खरीदते हैं, फिर डॉलर से तेल को खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा। अब ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य बात कर रहे हैं, और इसको कम बेश आप जितनी विकासशील अर्थव्यवस्था हैं या बड़ी आबादी वाले देश हैं उन पर आप लागू कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जब सरकार पे दबाव बढ़ेगा, आर्थिक बोझ बढ़ेगा, तो सरकार वो दबाव हम तो झेलेगी नहीं। कर कराधान या कीमतों को बढ़ा करके वो दबाव जो है जनता पर ठेल देगी, और जब जनता पर ये भार पड़ेगा तो जनता के ऊपर महंगाई आएगी। तो महंगाई से जब जनता त्रस्त होगी तो महंगाई का दो प्रभाव एक साथ पड़ेगा। एक तो जनता की जो बचत है वो कम हो जाएगी, दूसरे जो जनता खर्च कर रही है उसका खर्च कम होगा। तो जब बचत कम होगा तो जनता निवेश नहीं कर पाएगी, निवेश नहीं करेगी तो शेयर बाजार गिरेगा, और शेयर बाजार जब गिरेगा तो लोग तेज़ी से अपना पैसा निकालने के चक्कर में बहुत तेज़ी से भागेंगे, हड़बड़ाहट होगी। अर्थव्यवस्था में जब हड़बड़ाहट होती है तो पब्लिक में हड़बड़ाहट आ जाएगी और लोग तेज़ी से पैसा निकालेंगे, शेयर बाजार धड़ाम हो जाएगा।
दूसरी तरफ जब हमारे पास बचत नहीं है तो हम खर्च कम करेंगे। तो जब हम खर्च कम करेंगे तो जो तमाम कंपनियां उत्पादन कर रही हैं तो उनका उत्पादन प्रभावित होगा, क्योंकि हम खर्च कम कर रहे हैं तो यानी हम उपभोग भी कम करेंगे। जब उपभोग कम करेंगे तो कंपनियों का जो उत्पादन आज है, मान लीजिए आज कोई कंपनी 100 टन किसी वस्तु का उत्पादन की, उतना खर्च हो जा रहा है, लेकिन कल को अगर हमारा उपभोग का स्तर जो है 70 टन रह गया तो कंपनी का 30 टन नुकसान होगा, तो उस उत्पादन वो घटा देगी। तो जब कंपनी उत्पादन कम करेगी तो ऐसे क्या होगा कि बहुत तेज़ी से छटनी होगी कर्मचारियों की। जब कर्मचारियों की छटनी होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो जब बेरोजगारी बढ़ेगी, एक तरफ तो सरकार पे दबाव है, जनता खर्च नहीं कर पा रही, ऊपर से बेरोजगारी की मार अलग से, शेयर बाजार पहले से गिरा है, बाजार में पैसा है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो अर्थव्यवस्था होगी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। और आज का जो श्रीलंका है वो इसी स्थिति में पहुंचा है। कारण बहुत से हैं, लेकिन जो मूल कारण था वो महंगाई थी। महंगाई जनता झेल नहीं पाई और सरकार के पास डॉलर था नहीं। तो कुल मिला जुला के ऐसी स्थिति से बचने का ये आ सकता है। तो इससे अब हम केवल समस्या गिना दें तो ये कोई चर्चा की बात नहीं, समस्याएं तो आम हैं। इसका निराकरण क्या है, हम कैसे, कौन सी आर्थिक पॉलिसी, कौन सा राजनीतिक ढांचा या आर्थिक ढांचा अपनाएं कि हम जो ये वैश्विक मंदी की सुगबुगाहट है या जो रुपए के डॉलर के सापेक्ष रुपया घट रहा है, इसके प्रभाव को हम भारतीयों पे कम से कम कैसे आने दें। तो साथियों, कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं। हम इसको थोड़ा सा उदाहरण से आपको बताना चाहेंगे। जो कंपनियां होती हैं वो दो तरीके की हैं, एक तो सरकारी है, दूसरी प्राइवेट है। जो सरकारी कंपनी होती है दोस्तों, वो कल्याण की भावना से काम करती है, और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो लाभ की भावना से काम करती है। तो हमारा बस ये मतलब है कि अगर हम सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में एक संतुलन बना लें तो हम ये जो वैश्विक मंदी की आहट है या महंगाई की समस्या, इससे थोड़ी सी निजात पा सकते हैं और उस जो मंदी की मार है उससे हम बच सकते हैं या उसकी मार हम पर बहुत कम पड़ेगी। तो पहला काम, सरकार जो कंपनियों को बेच रही है, तो पहला काम तो ये करें कि निजीकरण पे रोक लगा दे, निजीकरण ना करे इस समय। क्योंकि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में जब मंदी आती है तो उससे उभरने के लिए सरकार को बाजार में, चूँकि पब्लिक पैसा बाजार में डाल नहीं रही है तो सरकार ही पैसा डालेगी। तो सरकार को पैसा डालने के लिए सबसे सही तरीका है उसकी कंपनियां खुद बची रहें। जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, जैसे रेल की है, गैस की है, तेल की हैं, और जितनी भी कंपनियां हैं, वो अगर उनका निजीकरण अभी रोक दिया जाए, और ये निजीकरण रुक जाएगा, सरकारी कंपनियां हैं, ये कल्याण की भावना से काम कर रही हैं, तो निजीकरण जब रुकेगा तो यहाँ पे एक तो छटनी नहीं होगी, हम जो है बेरोजगारी की मार से उस स्थिति में नहीं जाएंगे, जो यहाँ पे है वो यहाँ नहीं आएगी, कम बेरोजगारी आएगी। दूसरे नंबर पे सरकार का ये प्रयास हो कि नए सार्वजनिक संस्थान और खुले, यानी कि सरकारी कंपनी और खोली जाए। और सरकारी कंपनी जब खोली जाएगी, शिक्षा और ख़ास करके जो शिक्षा है, हमारे देश की जो शैक्षिक व्यवस्था है, वो अभी जो है नई शिक्षा नीति के तहत उसमें धीरे धीरे कहीं न कहीं से उनको प्राइवेटाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये समय अनुकूल नहीं है। भविष्य में आज से 10 साल आगे की क्या आर्थिक परिस्थितियाँ बनेंगी भारत की, वो अभी नहीं कहा जा सकता।
लेकिन आज की जो सुगबुगाहट है, जो आज की परिस्थितियाँ बनी हुई है, ऐसे में हमको चाहिए कि कम से कम